हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल और हृदय की नलियों के ब्लॉकेजेस या प्रॉब्लम्स में क्या संबंध है, इसको डिस्कस करेंगे। इनमें से काफ़ी बातें ऐसी है जो रूटीनली डॉक्टर के डिस्कशन में आपके पास नहीं आ पाती। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बताना नहीं चाहते, पर इसमें कई बातें ऐसी है जो छुपी रह जाती हैं, जो आपको डिस्कस नहीं हो पाती है टाइम के अभाव की वजह से, या डॉक्टर का इंटेंशन नहीं होता कि यार इतनी डिटेल्स में आपको चीज़ें समझाएं और बैठा के अपना टाइम वेस्ट करें। तो वो सब चीज़ों की वजह से बहुत सारे फैक्ट्स जो आपके लिए जानना ज़रूरी है लेकिन मिस हो जाते हैं, आज उनको डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और शेयर भी करें। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली कई तरीके का होता है। उसमें जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या LDL कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। बुरा और अच्छा डिसाइड इस बात से होता है कि जो नलियों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा डिपॉजिट करता है वो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, वो आपकी सेहत के लिए बुरा है। जो नलियों में कोलेस्ट्रॉल को खींच के लेके लिवर के पास लाता है, उसका मेटाबॉलिज्म करवाता है, वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, वो HDL कोलेस्ट्रॉल है। इसके अलावा जो ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह होते हैं वो भी ब्लॉकेजेस करते हैं, ऐसा काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है, पर वो उतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं करते प्रॉब्लम जितना कि LDL से होता है। यानी कि LDL का ब्लॉकेजेस से ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है ट्राइग्लिसराइड के कंपेरिजन में, इसलिए हम ज़्यादा अग्रेसिवली LDL पर फोकस करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स पे कंपैरेटिवली हम कम फोकस करते हैं या उसको उतना अग्रेसिवली ट्रीट करने की कोशिश नहीं करते, हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी जो है IDL है, VLDL है, काइलोमाइक्रॉन्स है, रेशियोज़ है, वो सारी चीज़ें भी आपके लिपिड प्रोफाइल में लिखी रहती है, और उन चीज़ों का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा फोकस आपके LDL लेवल पर करना है और ट्राइग्लिसराइड पर करना है। HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल के बारे में पहले बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता था, पहले बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करते थे, लेकिन HDL कोलेस्ट्रॉल के बारे में आजकल उतना ज़्यादा फोकस नहीं होता। उसका कारण ये है कि HDL कोलेस्ट्रॉल के लिए काफ़ी दवाइयाँ बनाई गई, काफ़ी ऐसे ट्रायल्स किए गए जहाँ पे आर्टिफिशियली अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने से HDL बढ़ तो गया, लेकिन पेशेंट का मृत्यु दर उससे कम होने के बदले बढ़ गया। इनफैक्ट पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो फाइनली जितनी भी दवाइयाँ आज तक इंट्रोड्यूस की गई वो ज़्यादातर LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए या ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए दी जाती हैं। HDL के लिए बहुत ज़्यादा दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हैं, और जो आती भी हैं वो कुछ खास फ़ायदा नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए आजकल HDL पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं होता, क्योंकि वो दवाइयों के हिसाब से एक तरह से यूजलेस पाया जाता है कि उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। HDL लो है, हाई है, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही करना है। बहुत ज़्यादा दवाइयों के हिसाब से इसमें ऑप्शंस नहीं है, दवाइयाँ जो है भी वो फ़ायदा नहीं करती हैं। इसके अलावा हृदय की नलियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने की प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। धीरे धीरे करके कोलेस्ट्रॉल लेवल जमा होता है नलियों में, पर हर व्यक्ति जिसको कोलेस्ट्रॉल है उसको ब्लॉकेज हो ही जाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और हर व्यक्ति जिसको ब्लॉकेज है उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ये एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मार्कर है जो ज़्यादा होने से आपको इंडिकेट करता है कि ब्लॉकेज होने का चांस ज़्यादा है। जिसको जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है उसको होने का चांस ज़्यादा है, पर हर व्यक्ति को होगा ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है, और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ गया मतलब आपको ब्लॉकेज ही आ गया, वैसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ों को भी कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेजेस में सिग्निफिकेंट रिलेशन ज़रूर है, लेकिन सिर्फ यही चीज़ इंपॉर्टेंट है और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल पर ही फोकस करना ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें, और खासकर हेल्दी लाइफस्टाइल पर फोकस करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के बीच में आपको थोड़ा बैलेंसिंग भी करना पड़ेगा। LDL को कम करना ज़रूरी है, HDL को बढ़ाना ज़रूरी है। ये दोनों का एक अप्रोप्रिएट बैलेंस जो कि रेशियोज़ में कई बार डिफाइंड होता है, अगर इसको प्रॉपरली हम मैनेज नहीं करते तो उससे भी थोड़ा बुरा होता है। आपको कोशिश ये करनी है कि HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़े, ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो, और उनका आपस में जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। किसी को बहुत बढ़ा देना और किसी को बहुत कम कर देना ऐसा बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है। इसके अलावा आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ में इंडिविजुअल वेरिएशंस बहुत होते हैं। जेनेटिक की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, डाइट, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल वेरिएशन होता है। हर व्यक्ति को दवा से भी कितना रिस्पॉन्स आएगा इसमें भी बहुत वेरिएशन होता है। यानी कि हर व्यक्ति को जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल LDL 120 है वो 80 में लाने के लिए सेम डोज दवा लगेगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति में वेरिएशंस होते हैं, और सेम डाइट खाने वाले घर के 10 व्यक्ति हैं, सबको अलग अलग कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ आ सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ एक फैक्टर से गवर्न नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। हर व्यक्ति का लाइफस्टाइल, हर व्यक्ति का रहन सहन, खाने पीने का तरीका, ज़िंदगी जीने का तरीका, स्ट्रेस का लेवल्स, जेनेटिक फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी कि आपका एक्चुअल कोलेस्ट्रॉल कितना रहेगा। हाँ, ये ज़रूरी है कि 80% जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो लिवर में बनता है, तो इसलिए सब लोग का सिर्फ डाइटरी
चीज़ों को चेक करने से या सब लोग का खाली जेनेटिक फैक्टर पर फोकस करने से सब बात सॉल्व नहीं हो जाएगी। बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल लिवर में ही बनता है, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ पर फोकस करना ज़रूरी है, लेकिन ओवरऑल ये सब चीज़ों पर फोकस करना साथ में एक साथ ज़रूरी है, ताकि कोई चीज़ें छूट ना जाए, कोई रिस्क फैक्टर बच ना जाए। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल कम करने की जो मेडिसिन है स्टैटिन, वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करती है सबसे ज़्यादा। ट्राइग्लिसराइड भी थोड़ा कम करती है, पर एलडीएल पे ज़्यादा इफेक्ट है। ये दवा कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे बेनिफिट है, ये आपको समझना ज़रूरी है। स्टैटिन से कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ये एक इनडायरेक्ट मार्कर है कि उससे बेनिफिट हो रहा है, लेकिन स्टैटिन्स में वही बेनिफिट ऐसा नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ नॉर्मल आ जाता है स्टैटिन लेने के बाद, और पेशेंट बोलता है कि सब ये तो नॉर्मल आ गया, अभी डोज क्यों हाई दे रहे हैं, डोज कम कर दिए, मेरा तो कोलेस्ट्रॉल कम हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि स्टैटिन्स जो है सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को ही कम करके फ़ायदा दे रही है। बहुत सारे सेल के जो रिसेप्टर लेवल है और जो एंडोथेलियल का जो फंक्शन है, वहाँ पे क्लॉटिंग की जो टेंडेंसीज़ है, मेम्ब्रेन का स्टेबलाइजेशन है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक सबसे मैक्सिमम आता है, ये सारी ही चीज़ों को अफेक्ट करता है स्टैटिन। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करता है ऐसा नहीं है। यही कारण है कि जब डाइटरी कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत सारे इंटरनेशनल गाइडलाइंस बोलते हैं कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल से बहुत ज़्यादा आपके कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ पर फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए स्टैटिन्स को लेने का कोई मतलब नहीं है। तो वैसा नहीं है। स्टैटिन्स ने अपना सारे स्टडीज़ में साबित किया है कि वो फ़ायदा करता है, पर फ़ायदा करने का तरीका सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करना है ऐसा नहीं है। फ़ायदा करने के तरीके और भी बहुत सारे हैं, जिसको समझ के हमें स्टैटिन्स की इंपॉर्टेंस को समझना ज़रूरी है। स्टैटिन बेसिकली रोज़ोवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, प्राइवास्टैटिन, पिटवास्टैटिन, ये सारे जो स्टैटिन मॉलिक्यूल्स आते हैं, ये ज़्यादातर जो है इनके काम करने का बहुत ज़्यादा अलग तरीके होते हैं। तो इसलिए खाली ये सोच लेना कि क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ नॉर्मल है तो स्टैटिन की ज़रूरत नहीं है, या स्टैटिन कोई फ़ायदा नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। वो फिर भी अपना फ़ायदा करता है और हाई डोज में देने में ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसके अलावा एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ नॉर्मल होने के बावजूद भी नलियों में अगर सूजन या इन्फ्लेमेशन हो और HSCRP वैल्यूज़ अगर ज़्यादा हो तो भी हार्ट अटैक आ सकता है। ये एक और इम्पॉर्टेंट मार्कर है जिसको समझना ज़रूरी है। काफ़ी स्टडीज़, इनफैक्ट सबसे बड़ी एक जुपिटर ट्रायल करके स्टडी थी, उसने ये साबित किया था कि अगर कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ व्यक्ति में नॉर्मल भी है, उसके बावजूद भी अगर HSCRP ज़्यादा है तो उनको लॉन्ग टर्म हार्ट अटैक्स और प्रॉब्लम्स आने का चांस ज़्यादा है। तो उस पर भी वर्क करना है, इन्फ्लेमेशन पर भी वर्क करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करने पर मदद करती है, उस पर हमने ऑलरेडी वीडियोज़ किए हैं, आप उन्हें चेकआउट करिए। पर सिर्फ कोलेस्ट्रॉल पर फोकस करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा हमेशा सक्सेसफुल होगा ये अप्रोच, ये ज़रूरी नहीं है। आपको बॉडी के इन्फ्लेमेशन पर भी फोकस करना है, कोलेस्ट्रॉल पर भी फोकस करना है, और साथ में फोकस करना है आपकी डाइट पर और आपकी लाइफस्टाइल पर। अब अगर हम ये कह दें कि 80% कोलेस्ट्रॉल तो लिवर में बनता है, तो डाइट और एक्सरसाइज पर क्यों फोकस करना है, फिर तो मतलब ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस करने से आपका बॉडी का इन्फ्लेमेशन भी कम होता है, कोलेस्ट्रॉल में भी 10-20% तो फ़र्क होता ही है। इसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, मोटापा बढ़ना, डायबिटीज़ बढ़ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, स्लीप एपनिया के रिस्क फैक्टर्स, वो सारी ही चीज़ों में मदद मिलती है यदि आप अपना डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करोगे। तो डाइट लाइफस्टाइल पर भी फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ है और जितना आपका बॉडी के हार्ट अटैक वगैरह में होने के में बाकी रिस्क फैक्टर्स का रोल है। तो ये सारी चीज़ें कई बार डॉक्टर के साथ डिस्कशन में आपकी छूट जाती हैं, मिस हो जाती हैं। डॉक्टर्स कई बार आपको बताना चाहते हैं लेकिन टाइम की वजह से नहीं बता पाते हैं, या इतना डेप्थ डिस्कशन आप में पॉसिबल नहीं हो पाता क्लिनिक सेटिंग्स में। तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और आप कोलेस्ट्रॉल को अच्छी तरह से समझ पाएँ कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। इसके अलावा भी कोलेस्ट्रॉल संबंधित हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उसे भी देखेंगे तो थोड़ा बेसिक आइडिया आपको मिलेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और शेयर भी करें।